कल के क्लास में एक पॉइंट छूट गया था चार्ज कोई प्रॉपर्टीज को लेके। वो क्या होता है कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन ए मास। याद रखना, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन ए मास। चार्ज हमेशा किसी न किसी मास के ऊपर ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा हो सकता है कि यू कैन हैव चार्जलेस मास इज पॉसिबल, चार्जलेस मास, न्यूट्रल मास पॉसिबल, बट मासलेस चार्ज इम्पॉसिबल। इसीलिए जैसे फोटोन होता है, फोटोन का मास नहीं होता है, सो फोटोन मासलेस होता है, फोटोन मासलेस होता है, इसीलिए इस पे कोई चार्ज नहीं हो सकता है। फोटोन कैनॉट हैव एनी चार्ज। तो याद रखना, चार्ज जब भी रेसाइड करेगा किसी पार्टिकल के ऊपर रेसाइड करेगा, यानी कि उसमें मास होगा। ठीक है, ये कल एक पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में छूट गया था। ठीक है, लिख लो। So we are starting electrostatic force. Electrostatic force. The basic law that gives it is called Coulomb's law. The basic law that gives it is called Coulomb's law. Electrostatic force is similar to gravitational force. It is similar to gravitational force. दिखने में एक जैसा होता है, सब कुछ प्रॉपर्टी सब एक जैसा होता है। कूलम्स लॉ का काउंटर पार्ट ग्रेविटेशन में होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो भी चीज यहां बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहां में इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी चीज बताने जा रहे हैं वो ग्रेविटेशन में भी वैलिड है, वो ग्रेविटेशन में भी वैलिड है। इसका ये कहना है कूलम्स लॉ का कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच की सेपरेशन है R, इनके बीच की सेपरेशन है R, और ये वैक्यूम में रखे हुए हैं, और ये वैक्यूम में रखे हुए हैं। दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 कितने सेपरेशन पर रखे हुए हैं? R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है वेक्टर F, और Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा वेक्टर F, तो Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा वेक्टर -F। दोनों एक दूसरे को पे फोर्स लगाते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन Q1 पे करेगा तो रिएक्शन Q2 पे ऐड करेगा, एंड वाइस वर्सा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो ये फोर्स होता है उसकी मैग्नीट्यूड होती है सम कांस्टेंट के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सम कांस्टेंट के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये जो फोर्स होता है दोनों चार्जेस के बीच में होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ग्रेविटेशन में क्या होता था? G M1 M2 बाय R स्क्वायर, G M1 M2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, यहां ये होता है। और यहां पर ग्रेविटेशन में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यहां पर क्या होता है? इफ Q1 Q2 इज पॉजिटिव, इफ Q1 into Q2 is positive, this is repulsive force, and if Q1 and Q2 is negative, this is attractive force. यानी अगर हम वेक्टोरियली कहना चाहें, हम लिख सकते हैं वेक्टोरियली वेक्टर F is equal to K Q1 Q2 by R square times of R cap। K Q1 Q2 टाइम्स ऑफ R कैप। R कैप क्या है? हम किसी वेक्टर को कैसे बनाते हैं? उसके मैग्नीट्यूड को जब उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वेक्टर बन जाता है। किसी वेक्टर को लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर अगर ये इसके राइट में है तो R कैप मतलब क्या है? ये अगर पोजीशन वेक्टर है
और ये अगर पोजीशन वेक्टर है Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 का, तो ये होगा r कैप। अब समझो यहां पर ये तो हो गया, तुम यहां पर देख रहे हो क्या, यहां पर Q1 इंटू Q2 अगर पॉजिटिव है, Q1 इंटू Q2 अगर पॉजिटिव है, यानी दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, ये दोनों प्लस है Q1 Q2 या दोनों माइनस है, तो रिपेल करता है, तो रेडियली आउटवर्ड फोर्स होता है। रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है, रिपल्सिव फोर्स। याद रखना, जब ये फोर्स पॉजिटिव साइन का होता है तो हम बोलते हैं दैट इज रिपल्सिव फोर्स, और जब ये फोर्स नेगेटिव साइन का होता है, यानी Q1 और Q2 एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, तो ये अपने आप यहां माइनस साइन आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस आर कैप। माइनस आर कैप मतलब क्या है, इंक्रीजिंग आर में नहीं डिक्रीजिंग आर में, इंक्रीजिंग आर में नहीं डिक्रीजिंग आर। प्लस आर कैप का मतलब है इंक्रीजिंग आर, माइनस आर कैप का मतलब है डिक्रीजिंग आर। ये अपने आप क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। इसलिए ग्रेविटेशन के केस में हमारा फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशन के केस में हमारा फॉर्मूला होता है -G m1m2/r²। यहां माइनस साइन क्यों देते हैं, क्योंकि ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि हमेशा अट्रैक्टिव होता है। लेकिन यहां पर क्या है, डिपेंड करता है, और दोनों सेम साइन का है, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन। प्लस का मतलब रिपल्सिव, अगर फोर्स का साइन प्लस है तो रिपल्सिव, फोर्स का साइन माइनस है तो अट्रैक्टिव। अब यहां देखो ये K क्या होता है, व्हाट इज दिस K? इस K को हम बोलते हैं, ये इक्वल टू होता है 1/4πε0। इसको हम क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या पढ़ते हैं इसको, EPSILON, एप्सिलॉन। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ये एक सिंबल है, ग्रीक सिंबल है, एप्सिलॉन नॉट 1/4π। यहां 4π क्यों आता है, गॉस लॉ में बताऊंगा। यहां 4π क्यों आता है, ये गॉस लॉ में बताऊंगा। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹। देखो K का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, न्यूटन, K को निकालना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर कूलम स्क्वायर। देखो K का यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय कूलम इंटू कूलम पर कूलम स्क्वायर। यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो होती है उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, तो क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, PERMITTIVITY, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12, 8.854 इंटू 10⁻12। और बिकॉज K और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है डायमेंशनली, यूनिट वाइज देखो 1/एप्सिलॉन नॉट का यूनिट K है और 1/K का एप्सिलॉन नॉट ये है, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई डाउट यहां, कोई डाउट यहां, लिखो इसको। हाँ, अगर तुम इन्हीं दो चार्जेस को Q1 और Q2 को एक दूसरे मीडियम में डिप कर दो, इमर्स कर दो, इनफाइनाइट साइज का मीडियम जिसमें इसको तुमने प्लेस कर दिया, वाटर में डाल दिया, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है। अब यहां पर 1/4π एप्सिलॉन वैक्यूम की जगह, एप्सिलॉन वैक्यूम जिसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते थे, उसकी ये क्या लिखोगे, एप्सिलॉन ऑफ दिस मीडियम लिखोगे, इस मीडियम का एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2/r²। अब ये क्वांटिटी चेंज कर गया। अब एप्सिलॉन मीडियम जो होता है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम
परमिटिविटी ऑफ ए पर्टिकुलर मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको हम एक नंबर कहते हैं, इसको बोलते हैं ER। ER का मतलब होता है ये डायमेंशनलेस नंबर होता है, ये डायमेंशनलेस, सिर्फ एक रेशियो होता है, ये नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं ऑफ दैट मीडियम। तो यहां पर तुम क्या लिख दोगे इस फोर्स को, तुम इस फोर्स को लिख दोगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम को क्या लिख दोगे ER टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मीडियम को क्या लिख दोगे ER टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब देखो ये पूरा चीज जो था ER को छोड़ के वो क्या था, फोर्स इन वैक्यूम, इसको तुम क्या लिख सकते हो F0 बाय ER, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर क्या था ER को छोड़ के, ये वो फोर्स था जो इन्हीं दो चार्ज के बीच में वैक्यूम में होता, तो वो ER से डिवाइड हो गया, तो फोर्स ER से डिवाइड हो गया। ER की वैल्यू लाई करती है बिटवीन 1 टू इंफिनिटी, कहां से कहां तक, 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में। 1 किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए, 1 किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए, हम एयर के लिए 1 ही मान लेते हैं। इनफाइनाइट किसके लिए होता है, कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स का मतलब मेटल्स जिनमें सोर्स ऑफ चार्ज इनफाइनाइट फ्री चार्ज हो, उनको उनके लिए क्या होता है, इनफाइनाइट। बाकी सब कुछ को हम क्या बोलते हैं, जहां 1 और इंफिनिटी के बीच, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स, हम इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। एग्जांपल बता रहा हूं, वाटर के लिए, वाटर के लिए ER की वैल्यू होती है 80, कितनी होती है 80। इसका मतलब अगर किसी दो चार्ज के बीच में वैक्यूम में फोर्स है 80 न्यूटन, अगर किसी दो चार्ज के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वैक्यूम में इंटरेक्टिव फोर्स है 80 न्यूटन, उसी दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस पर वाटर में डिप कर देंगे, देयर फोर्स वुड बिकम 1 न्यूटन, बिकॉज दिस इज डिवाइडेड बाय 80। एग्रीड? एग्रीड? और अगर उन्हीं दोनों चार्ज को हम मेटल में डाल देंगे, मेटल में, कंडक्टर में, तो F0 बाई इंफिनिटी कितना हो गया, 0, फोर्स हो जाएगा 0, देखो 0 फोर्स बिटवीन से। कैसे होता है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है, वो बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा डाइलेक्ट्रिक, तब जब मैं पढ़ाऊंगा डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कैपेसिटर में, ये पूरा चीज बताएंगे। अभी इसको लिख लो, हाँ, तो तुमको उसके लिए कन्वर्जन देखना पड़ेगा, उसके लिए तुमको पूरी डाइलेक्ट्रिक पढ़नी पड़ेगी, जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे उसके बाद कर लोगे। याद रखना, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 ऑन Q1 प्लेस्ड एट डिस्टेंस इज मीडियम डिपेंडेंट। Q2 को कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है नेट, Q2 पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये मीडियम डिपेंडेंट है, लेकिन Q1 और Q2 के बीच का आपस का फोर्स मीडियम इंडिपेंडेंट है। बट म्यूचुअल फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज मीडियम इंडिपेंडेंट। अब मैं इसको एलैबोरेट करता हूं, तो इसको लिख लो। हाँ, मैंने यहां जो दो स्टेटमेंट लिखा है, दोनों दिखने में जैसा लग रहा है, इनमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है जरा समझा रहा हूं। देखो, मान लो
कि वैक्यूम में दो चार्ज रखे हुए थे इस टाइप से। मान लेते हैं कि वैक्यूम में हमने दो चार्ज रखे हुए थे इस तरह से। मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मैकेनिज्म बता रहा हूं। मान लो वैक्यूम में दो चार्ज इस तरह से रखे हुए थे, एक यहां पर था Q1 और एक यहां पर था Q2। तो Q1 और Q2 के बीच का एक फोर्स था, Q1 और Q2 के बीच का एक फोर्स था जो कि एक दूसरे पे लग रहा था, दैट इज F12। ये एक फोर्स लग रहा था, ये वैक्यूम का था और तो कोई चार्ज है नहीं। Q2 के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? सिर्फ Q1 लगा रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको एक वाटर के मीडियम में डिप कर दिया। मैं एक काम करता हूं, एक बार के लिए फॉर सिंप्लिसिटी मैं यहां से यहां तक वाटर ले लेता हूं। मैं यहां से यहां तक वाटर का एक स्लैब ले लेता हूं। मान लो ये वाटर से मैंने इसको भर दिया, तो क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल पोलर होता है। तुम जानते हो H2O जो होता है पोलर मॉलिक्यूल होता है। जब तुम H2O करते हो ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन पे और H2 पे यहां पे माइनस होता है, यहां प्लस होता है ना। वाटर का मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या होगा, जो भी इन दोनों में प्लस चार्ज है, स्ट्रॉन्गर चार्ज, वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन को खींचेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को, जो H2 को खींचेगा। तो यहां पर एक माइनस चार्ज का हो सकता है एक्यूमुलेशन हो जाए, और यहां पर प्लस चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाए। हम इन चार्जेस को क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्जेस। वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो थोड़ा स्ट्रेच होगा, समझो। जो उसका ऑक्सीजन है, जो उसका पॉजिटिव सेंटर है, वो नेगेटिव की तरफ खिंचाएगा, और नेगेटिव सेंटर पॉजिटिव की तरफ खिंचाएगा, उसमें थोड़ा स्ट्रेचिंग होगा, और उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्लाउड थोड़ा सेपरेट होगा। तो बेसिकली समझो यहाँ एक इंड्यूस चार्ज आएगा माइनस, यहाँ एक इंड्यूस चार्ज आएगा प्लस। अब क्या होगा, अब जरा गौर से तुम देखो तो यहाँ अब दो चार्ज नहीं है, और यहाँ चार चार्ज है। एक है Q1, एक है Q2, ये तो पहले से था। Q1 और Q2 तो पहले से था। दो चार्जेस और चले आए इंडक्शन के कारण। कौन कौन सा, एक कह दो माइनस Q इंड्यूस्ड, और एक को क्या कह दोगे, प्लस Q इंड्यूस्ड। होगा ना। इस पूरे स्पेस में, इस पूरे यूनिवर्स में अब क्या होगा, कुछ चार्जेस जो पहले कोइंसाइड कर रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ दूरी पे थे, वो अब एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेट होंगे। तो बहुत सारे चार्ज इंड्यूस होंगे और नॉन यूनिफॉर्मली होंगे। बट अब मैं अगर इसके ऊपर फोर्स निकालना चाहता हूं तो क्या आएगा, व्हाट इज द न्यू फोर्स नाउ, व्हाट इज F12, व्हाट इज द न्यू फोर्स, न्यू नेट फोर्स ऑन Q2। अब Q2 पे नेट फोर्स होगा, वो कौन कौन सा होगा, वो पहला होगा F Q1Q2 होगा। Q2 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक तो ये Q1 जो पहले लगा रहा था वो सेम रहेगा, नो, ये तो जो पहले था वही रहेगा, प्लस एक फोर्स ये माइनस Q लगाएगा इसके ऊपर, एक ये फोर्स ड्यू टू माइनस Q इंड्यूस्ड इनटू Q2 बाय व्हाटएवर इट इज, दिस इज द फोर्स बिटवीन, ये माइनस Q इंड्यूस भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और एक ये प्लस Q जो इंड्यूस हुआ था, और ये प्लस Q जो इंड्यूस हुआ था, ये भी इस Q2 पे फोर्स लगाएगा ना। बताओ, पहले ये दोनों नहीं था जब तक वैक्यूम था। वैक्यूम मतलब क्या है, कोई मीडियम नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई चार्ज नहीं है, तो ये सब नहीं था। पर जैसे ही तुमने कोई और मीडियम दिया, उस मीडियम के चार्जेस डिस्प्लेस होंगे। कोई भी मीडियम एटम से मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, उसके मीडियम के मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होंगे। कुछ जगह माइनस Q चार्ज होगा क्रिएट, उतना ही अमाउंट का कहीं ना कहीं प्लस Q होगा क्रिएट, क्योंकि वो न्यूट्रल है। माइनस Q चार्जेस, सारे माइनस Q चार्ज मिलकर इसमें फोर्स लगाएंगे, और सारे प्लस Q इंड्यूस मिलकर फोर्स लगाएंगे। अब ये तीन फोर्स होगा। इसमें ये टर्म तो वही है जो पहले था, बट ये दोनों नया है।
इन तीनों का वेक्टर सम आएगा F Q1 Q2 जो पहले था डिवाइडेड बाई R। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, इन दोनों इसके बीच का फोर्स, Q1 Q2 के बीच का फोर्स, माइनस Q इंड्यूस्ड और Q2 का फोर्स और प्लस Q इंड्यूस्ड और Q2 का फोर्स, तीनों का वेक्टर सम किसके ऊपर आएगा? जो पहले फोर्स था डिवाइडेड बाय ईयर। समझ रहे हो? तो अब समझो, Q2 पे नेट फोर्स चेंज हो गया, Q2 पे नेट फोर्स चेंज हो गया। पहले इतना था, अब क्या हो गया? इतना हो गया। लेकिन Q1 और Q2 के बीच का जो म्यूचुअल फोर्स था वो वही रहा। Q1 और Q2 के बीच का म्यूचुअल फोर्स वही रहा, दो और एक्स्ट्रा फोर्स चला है, इसका और इसका, इसलिए नेट फोर्स चेंज हो गया। इसलिए मैंने लिखा है नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2। Q2 पे कितना नेट फोर्स ऐड कर रहा है, Q2 पे कितना नेट फोर्स ऐड कर रहा है, वो मीडियम डिपेंडेंट है, क्योंकि मीडियम चेंज होने से ये और ये जो है चेंज हुआ है, आया है। लेकिन Q1 और Q2 के बीच का जो म्यूचुअल फोर्स था वो अब भी वही है। समझ रहे हैं? आप जब भी मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो दो चार्ज और आता है, प्लस इंड्यूस्ड और माइनस इंड्यूस्ड। उन दोनों चार्ज का एडिशनल वेक्टर सम लेने पर वो नेट वैल्यू इतनी आती है। लेकिन अभी भी इसका और इसके और इसके बीच का म्यूचुअल फोर्स, सिर्फ इन दोनों के बीच के आपस का फोर्स नहीं बदला है। तो क्वेश्चन में ध्यान देना, क्या पूछा है? Q1 Q2 के बीच का फोर्स पूछा, म्यूचुअल फोर्स, या नेट फोर्स ऑन Q2 पूछा। नेट फोर्स ऑन Q2 इज मीडियम डिपेंडेंट, बट फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, म्यूचुअल फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 ओनली इज मीडियम इंडिपेंडेंट। लिखो इसको। तुमने ये इक्वेशन लिखा F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इसकी खासियत क्या क्या है समझ लो। पहला खासियत है इट इज सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स। अब मैकेनिक्स आ रहा है। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जो along द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल एक्ट करती हो। दिस इज फोर्स। हेलो सर। हाँ, ये वो फोर्स होता है जो फंक्शन ऑफ आर हो, कोई भी फंक्शन ऑफ आर हो, बट आर कैप के डायरेक्शन में हो। आर कैप का मतलब क्या है? ये हमेशा क्या होता है कि ये अगर Q1 है और ये अगर Q2 है, तो कोई भी फोर्स जो तुम ये कह सकते हो R क्रॉस F इज 0, पोजीशन वेक्टर क्रॉस F इज 0, उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि जो फोर्स होता है ये पोजीशन वेक्टर है और ये मान लो फोर्स है। फोर्स किसके डायरेक्शन में है? फोर्स किसके डायरेक्शन में है? पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में। ये फोर्स किसके डायरेक्शन में है? पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में। या तो उसके पैरेलल हो या उसके एंटी पैरेलल हो। यहां प्लस आर कैप हो या माइनस आर कैप हो, या प्लस आर कैप हो या माइनस आर कैप हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्लस आर कैप है, जिधर पोजीशन वेक्टर है उधर ही फोर्स ऐड कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा ना। और अगर पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है, इनवर्ड फोर्स है, या तो आउटवर्ड फोर्स है या इनवर्ड फोर्स है, पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन, उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। इस केस में आर क्रॉस एफ क्या होगा? 180 डिग्री है, तो साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। इस फोर्स की खासियत होती है, दो खासियत होती है। पहला, ये फोर्स कभी भी टॉर्क नहीं देता है, इट नेवर गिव्स टॉर्क, इट नेवर गिव्स टॉर्क। तो तुम अगर इसके और देखो, मान लो ये पार्टिकल यहां से चल के यहां पहुंच गया, कोई पार्टिकल, ये मान लो एक चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, ये Q2 यहां से यहां पहुंच गया। जब ये यहां पर था तो फोर्स ऐसे ऐड कर रहा था, जब ये यहां पहुंचा तो फोर्स इस तरह से ऐड कर रहा है।
जब ये यहां पर था फोर्स इस तरह से एक्ट कर रहा था, तो क्या मैं कह सकता हूं कि हर पॉइंट पे R क्रॉस F 0 था? तो क्या मैं कह सकता हूं कि हर पॉइंट पर यहां पे भी R क्रॉस F 0, यहां पे भी R क्रॉस F 0 और यहां पे भी R क्रॉस F 0, तो क्या मैं कह सकता हूं कि टॉर्क 0 होगा? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। याद रखना, सेंट्रल फोर्स कभी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करे। सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल क्या क्या हमारे पास है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमेशा अंदर की तरफ एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये फोर्स हमेशा अलोंग द स्प्रिंग ही एक्ट करता है। तो ऐसे फोर्सेस में एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता है। इसका क्या एप्लीकेशन होता है बाद में बताऊंगा। सेंट्रल फोर्स से याद रखना। दूसरा, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने वर्क रही पावर लास्ट ईयर पढ़ाया था और मैंने गूगल क्लासरूम को उसका नोट्स भी दिया हुआ, उसमें सब में ये लिखा हुआ, बहुत प्रॉपरली लिखा हुआ है सेंट्रल फोर्स क्या होता है, पूरी इलस्ट्रेशन के साथ मैंने बताया है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स की खासियत होती है, कंजर्वेटिव फोर्स में एक तो हो गया ये कंजर्वेटिव है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? पहला इसका मतलब होता है कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। याद रखना, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज पाथ इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ए से लेकर बी तक जाएंगे, अगर आप ए से लेकर बी तक जाएंगे, आप कैसे जा रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट सेम है, पाथ 1 लो, पाथ 2 लो या पाथ 3 लो, तुम कह सकते हो वर्क डन इन फर्स्ट पाथ इज सेम एज वर्क डन इन सेकंड पाथ इज वर्क डन इन थर्ड पाथ। अगर तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है तो एक्चुअल पाथ कौन सा है उस पर वर्क डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। इसको बोलते हैं, ये पहला प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स का। इसी का दूसरा मीनिंग है वर्क डन इन क्लोज साइक्लिक पाथ इज ऑलवेज जीरो। इज जीरो ऑलवेज। तुम जहां से चले घूम फिर के वहीं पहुंच गए, तुम जहां से चले घूम फिर के वहीं पहुंच गए, हमेशा वर्क डन जीरो है। यानी अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया चलना और मैं अगर ऐसे घूम के यहां से यहां चला आया, मैं ऐसे क्लॉकवाइज मैंने पाथ लिया और मैं घूम के ए से चला और ए पे ही लौट आया, मैं ए से चला और क्लॉकवाइज घूम के ए पे ही लौट आया, मेरा वर्क डन जीरो होगा हमेशा। ऐसा इम्पॉसिबल है कि मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढ लूं किसी कंजर्वेटिव फोर्स में, ये इम्पॉसिबल है कि मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढ लूं कि मैं जहां से चलूं वहीं पर लौट आऊं और मेरा वर्क डन नॉन जीरो आ जाए, ये इम्पॉसिबल है। इसका तीसरा मतलब है कि आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन ए पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय यू। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होता है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता है। इसीलिए हम यहां पर हम एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, उसको क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और डिफिनीशन क्या होता है? चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी का चेंज को कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के जो पोटेंशियल एनर्जी उसको कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय दैट फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ, अगर उस फोर्स ने 10 जूल वर्क किया
तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज -10 जूल है। अगर उस कंजर्वेटिव फोर्स ने -5 जूल वर्क किया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? +5 जूल। जो उसने वर्क किया उसका नेगेटिव चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी का, यह हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन क्या होता है बताएंगे, फर्स्ट टॉपिक में ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। ये इम्पॉसिबल है कि कोई फील्ड लाइन ऐसा बने जो क्लोज लूप बना दे। सो इस टाइप का, इसका हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा, कभी क्लोज लूप नहीं बनेगा। इट ऑलवेज हैज a starting and end point. अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? बताता हूं ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर हमको इमेजिन करो कोई इस टाइप का एक फील्ड लाइन मिल गया या फोर्स लाइन मिल गया, लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड लाइन मान लो इस टाइप का मिल गया। कैसा? ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से। मान लो ये हमारा लाइंस ऑफ फोर्स हमको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में हमको एक ऐसा लाइन ऑफ फोर्स मिल गया स्क्वायर के फॉर्म में, क्लोज स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, हम एक चार्ज को लेते हैं, क्यू चार्ज को, और हम इस चार्ज को यहां से मूव कराते हैं। कैसे मूव कराते हैं? देखो, हम एक चार्ज को लेते हैं और इस चार्ज को हम ए से बी लेके जाते हैं। जब इस चार्ज को हम ए से बी लेके जाएंगे तो बताओ क्या करेंगे? फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, बताओ। फोर्स राइटवर्ड और डिस्प्लेसमेंट भी राइटवर्ड, तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। जब ए से बी तक लेके जाएंगे तो क्या होगा? फोर्स भी राइटवर्ड, क्योंकि ये लाइंस ऑफ फोर्स है। फोर्स भी राइटवर्ड और डिस्प्लेसमेंट भी राइटवर्ड, तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। तो ए से बी तक वर्क डन पॉजिटिव, बी से सी तक फिर से पॉजिटिव, क्योंकि अब क्या हुआ? फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो गया और इसके डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन हो गया, चेंज हो गया। अगेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एट, पहले भी दोनों पैरेलल था, अभी भी दोनों पैरेलल है। फिर जाओगे सी से डी, फिर से दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ए से बी वर्क डन पॉजिटिव, बी से सी भी वर्क डन पॉजिटिव, सी से डी भी वर्क डन पॉजिटिव और डी से ए भी वर्क डन पॉजिटिव। तो चारों का सम कितना आएगा? 0 तो नहीं आएगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कितना गया? पॉजिटिव। अगर ऐसा फील्ड लाइन मिल गया, तो इस केस में वर्क डन इन ए बी सी डी ए क्या आ रहा है? नॉन जीरो। पॉजिटिव आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? तुमने एक ऐसा पाथ ढूंढ लिया जिसमें तुमने क्लोज पाथ में घूमा और वर्क डन जीरो नहीं आया, तो ये नॉन कंजर्वेटिव हो गया, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रहा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो कभी भी तुम जहां से चलोगे वहां पे अगर एक बार निकल गए, वापस लौटना चाहोगे, तो तुम्हारा वर्क डन जितना पॉजिटिव कहीं न कहीं हुआ था, कहीं न कहीं उतना नेगेटिव भी होगा और तुम्हारा वर्क डन जीरो आएगा। और तुमको ऐसा कोई पाथ मिल गया कभी भी, तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। याद रखना, कंजर्वेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो समझ लो ये पॉइंट नंबर ए कंजर्वेटिव, पॉइंट नंबर बी वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, डिपेंड्स ओनली ऑन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। पॉइंट नंबर सी
One enclosed cyclic path is always zero. Point number D, potential energy is defined. And point number E, it never forms closed loop. किसी एक का होना बाकी चार के होने की गारंटी है. इनमें से कोई एक है, A B C D E में से कोई एक अगर है वैलिड, तो बाकी चारों भी वैलिड होगा. सो एनी वन इम्प्लाइज रेस्ट 4. समझ रहे हैं? सर ये डी वाला बता दीजिए एक बार. ये पोटेंशियल एनर्जी वाला, यस. पहले इसको लिख लो तब बताता हूँ. पोटेंशियल एनर्जी वाला बताता हूँ, पहले इसको लिख लो, उसके बाद मैं किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का लाइंस ऑफ फोर्स कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है, तो इसका कभी नहीं बनाएगा. मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन में अगर ऐसा बन गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा लाइंस ऑफ फोर्स या ऐसा फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए. तो अगर ये बन गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा. और मैं इसको भी मान लो तुम धरती के पास हो, यू आर नियर द ग्राउंड, और मैं इसको यहां ले गया, एक बॉल को मैं इस तरह से राइट ले गया, फिर नीचे लाया, फिर लेफ्ट लाया, फिर ऊपर लाया. इस पूरे प्रोसेस में ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी इस पूरे क्लोज पाथ में कितना होगा? 0. कैसे होगा 0? तुम यहां से यहां गए, तुम यहां से यहां गए, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा था, ग्रेविटी वाज एक्टिंग डाउन एंड यू आर मूविंग राइट. तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बिकॉज यहां पर हो जाएगा, बताओ थीटा 90 डिग्री है, क्या होता है वर्क डन, क्या होता है, फॉर्मूला याद होगा, एफ डॉट आर, यानी एफ इंटू आर कॉस थीटा. तो यहां थीटा कितना है बताओ, mg नीचे है, mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट राइट है, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 होता है 0, तो इसमें वर्क डन हो गया 0. तुम यहां से यहां है, mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों में एंगल कितना है 0 डिग्री, दोनों वेक्टर में एंगल कितना है 0 डिग्री. तो यहां कितना होगा, प्लस mgh होगा. अगर ये हाइट h है तो कितना आएगा, mg भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया h, cos 0 डिग्री हो गया प्लस mgh. यहां से यहां जाओगे तो क्या लिखोगे 0, फिर से 90 डिग्री. जब यहां से यहां जाओगे तो क्या लिखोगे, माइनस mgh. क्यों लिखोगे माइनस mgh? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हाइट h, cos 180 डिग्री. देखो तुम्हारा mg है डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड, cos 180 डिग्री -1. तो सबको जोड़ोगे कितना आएगा 0 ना. यस. तुम बोलोगे नहीं सर हम ये रास्ता नहीं पकड़, हम ये हम एक सर्कुलर पाथ पे आते हैं, आई मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ. ठीक है, तुम एक सर्कुलर पाथ पे आओ. अब समझो इस बात को, तुम यहां एक पॉइंट ले लो, यहां पर भी mg नीचे था और यहां पर भी mg नीचे ही है, दोनों जगह mg नीचे. बट यहां पर तुम चल रहे थे टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में, तुम चल रहे थे इस डायरेक्शन में, तुम्हारा यहां पर डिस्प्लेसमेंट था अलोंग द टेंजेंट और यहां भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द टेंजेंट, और ये एंगल थीटा है और यहां पर mg और डिस्प्लेसमेंट में एंगल थीटा है. तो यहां पर mg और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है बताओ, 180 डिग्री माइनस थीटा. सही है. यहां पर अगर ग्रेविटी mg और टेंजेंट के डायरेक्शन में एंगल है थीटा, तो यहां कितना है mg और टेंजेंट के डायरेक्शन 180 डिग्री माइनस थीटा. तो यहां क्या लिखोगे, mg dr cos थीटा,
यहां क्या लिखोगे, mgdr cos 180 डिग्री माइनस थीटा, यहां पर आएगा mgdr cos थीटा और यहां आएगा mgdr माइनस cos थीटा, दोनों का सम करोगे 0 आएगा ना। नेट वर्क डन फिर से क्या आएगा, 0। अब तुमको मैं ये बता दूं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, बिकॉज दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इसीलिए तुम किसी भी पाथ में कुछ भी कर लो, तुम यहां से निकले, तुम वापस लौट के वहां तक जाओगे, कहीं कहीं पॉजिटिव वर्क होगा, कहीं कहीं नेगेटिव वर्क होगा, सबका सम 0 आएगा। लेकिन फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होगा। फ्रिक्शन में तुम चाहो क्योंकि फ्रिक्शन जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। सोचो मैंने इस बॉक्स को यहां पर प्रेस कर दिया, मैंने इस बॉक्स को इस पे बोर्ड पे प्रेस कर दिया, मैं इसको राइट ले गया, फिर डाउन ले गया, फिर लेफ्ट ले गया, फिर अप ले गया। मैंने इसको प्रेस करके राइट ले गया, डाउन, लेफ्ट और अप। क्या वर्क डन फ्रिक्शन 0 होगा? जब मैं इसको राइट ले आ रहा था, तो फ्रिक्शन लेफ्ट एक्ट कर रहा था, एग्रीड। जब मैं इसको प्रेस करके राइट ले आ रहा था, इस पे फ्रिक्शन लेफ्ट एक्ट कर रहा था, सही है ना। व्हाट इज द एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड दिस AB? फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो अगर ये लेंथ L है तो यहां से यहां तक में वर्क डन कितना आएगा, -F × L। अब मैं इसको नीचे ला रहा हूं, L डिस्टेंस। जब मैं इसको नीचे ले आ रहा हूं L डिस्टेंस, तो फ्रिक्शन ऐड कर रहा है आप। जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं नीचे, तो फ्रिक्शन ऐड कर रहा हूं। जरा देखो, यहां भी फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल था, और यहां भी फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट डाउन, फ्रिक्शन अप, दोनों बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो W2 कितना हो जाएगा, -FL होगा। फिर मैं इसको ला रहा हूं लेफ्ट, फ्रिक्शन ऐड करेगा किधर, राइट। अब क्या होगा, W3 क्या होगा, -FL। और अब मैं इसको ले आऊंगा अप, फ्रिक्शन किधर ऐड करेगा, डाउन। फिर से कितना होगा, -FL। जरा देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायग्राम बनाओ, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायग्राम बनाओ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरह से देखो, अगर मैं इसका फ्रिक्शनल फोर्स का डायग्राम बनाऊंगा, तो जब राइट गया था तो फ्रिक्शन लेफ्ट था, जब डाउन गया था फ्रिक्शन अप था, जब लेफ्ट गया था फ्रिक्शन राइट था, जब अप गया था फ्रिक्शन डाउन था। तो देखो, तो ये फ्रिक्शन का जो लाइंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स लाइंस, फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायग्राम है, क्या वो क्लोज लूप बना रहा है? क्या फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है इस पूरे पाथ में, उसको अगर मैं ड्रॉ करूं, वो क्लोज लूप जो है बना रहा है? क्यों बना रहा है? क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव है। बना रहा है इसलिए नॉन कंजर्वेटिव है, और नॉन कंजर्वेटिव इसलिए बनाएगा, वैसा वर्सा, बिकॉज ये नॉन कंजर्वेटिव है। अगर ये कंजर्वेटिव होता तो नहीं बना पाता, अगर ये कंजर्वेटिव होता यहां नहीं बनाएगा, यहां नहीं बना पाएगा। यहां तुम ऐसा कोई ग्रेविटेशन में ऐसा फोर्स लाइन नहीं निकाल सकते हो। तो याद रखना, जब भी क्लोज लूप बन गया किसी फील्ड लाइन या फोर्स लाइन का, जब भी क्लोज लूप किसी फील्ड लाइन या फोर्स लाइन का बन गया, यानी वो नॉन कंजर्वेटिव है। अब समझो इस बात को। अब मैं डिफाइन करता हूं पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं यूनिवर्सली। जब हम पहला चैप्टर पढ़े थे 11th में, वर्क एनर्जी पावर, हमने वहां एक टर्म डिफाइन किया था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। हमने ये डिफाइन किया था कि डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या था, डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या था, U फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स। किसके लिए? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स। हमने कहा था डेल्टा U कंजर्वेटिव फोर्स,
माइनस डेल्टा डब्ल्यू कंजर्वेटिव। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मैं यहां से लेके एक पार्टिकल को ऊपर ले गया, मैं h हाइट तक एक पार्टिकल को ऊपर ले गया, एक पार्टिकल जिसकी मास है m, जिसकी वेट है mg, मैं उसको h हाइट ऊपर ले गया, तो बताओ मैंने वर्क, ग्रेविटी ने वर्क कितना किया? सो बताओ, यहां से यहां ले जाने में, नीचे से ऊपर ले जाने में ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? माइनस mgh। ग्रेविटी ने वर्क किया माइनस mgh, क्योंकि तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जा रहे हो, तो ग्रेविटी ने वर्क किया माइनस mgh। इसीलिए डेल्टा यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना आ गया? प्लस mgh। हम कहेंगे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ गई, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हैव इंक्रीज। एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये इसका नेचुरल लेंथ था स्प्रिंग का, और हमने इसको x अमाउंट से खींचा, हमने इसको नेचुरल लेंथ से क्या किया? x अमाउंट से खींच लिया। इस प्रोसेस में स्प्रिंग कांस्टेंट है k, हमने एक स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से खींच के कितना उसको खींचा? x अमाउंट से, नेचुरल लेंथ से। वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि इस प्रोसेस में फ्रिक्शन, इस प्रोसेस में स्प्रिंग इसको पीछे खींच रहा था, इस प्रोसेस में स्प्रिंग इसको वापस लाना चाह रहा था, स्प्रिंग इसको पीछे खींच रहा था, और ये मूव कर रहा था आगे, कर रहा था ना? ये नेचुरल लेंथ से एलोंगेटेड स्टेट में जब जाएगा तो स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो स्प्रिंग का वाटर नेगेटिव आता है। मैं इसको डायरेक्ट अभी इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, बट स्प्रिंग का वाटर नेगेटिव आता है, इसीलिए चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। हम कहते हैं इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? हाफ के एक्स स्क्वायर, कहते हैं ना? तो ये हर चैप्टर में ये होता है। डेल्टा यू ग्रेविटेशन माइनस डब्ल्यू ग्रेविटेशन, डेल्टा यू स्प्रिंग माइनस डेल्टा डब्ल्यू स्प्रिंग, डेल्टा यू इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस डेल्टा डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिसका भी, जिस कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, उसका वर्क डन निकाल के उसका साइन नेगेटिव कर दो, ठीक है? इसमें कुछ लिखना है लिख लो, बाकी क्लास आज के लिए खत्म। हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ये फॉर्मूला जो k q1 q2 by r स्क्वायर है, ये एप्लीकेबल कहाँ है, कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है, और कहाँ एप्लीकेबल है। इसको लिख लो, इसमें से कुछ, अगर ये तो 11th का मैंने थोड़ा सा रिकैप कराया है, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू।